ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्य पाद आचार्य स्वामी की जय। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर संस्कृत टीका आचार्य पूज्यपाद के द्वारा लिखी गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी के द्वारा किया गया है। उसका स्वाध्याय सर्वार्थ सिद्धि नामक स्वाध्याय करते हुए हम लोग तीसरे अध्याय का 10वें सूत्र में पहुंच गए हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। मोक्ष मार्ग से निहितारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ख्यातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। 10वां सूत्र। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। यहाँ संधि विच्छेद। रम्यक के बाद हैरण्यवत, हैरण्यवत के बाद एरावत, हैरण्यवत का अ एरावत का ए मिलके ए हो गया है। हैरण्यवत एरावत वर्षा क्षेत्राणि। वर्षा में कौन सा मूल शब्द है, कौन सा लिंग कारक वचन है? मूल शब्द क्या है? वर्ष। मूल शब्द वर्ष होना चाहिए। और प्रथमा का बहुवचन होगा क्या? देव वर्ष अकारांत पुल्लिंग। क्षेत्राणि। क्षेत्राणि क्षेत्र होगा। मूल शब्द क्षेत्र होगा। का क्षेत्राणि रोज पर चारित्राणि जैसे पढ़ते हैं इसको। नपुंसक लिंग नपुंसक होगा ना। फलानी क्षेत्राणि फलानी क्षेत्र। प्रतिमा का बहुवचन होगा ना। प्रतिमा का बहुवचन क्षेत्र कहते हैं। चलिए, वर्षा वर्ष से वर्षा हुआ है। देवा देवो देवाः बहुवचन प्रतिमा का, क्योंकि वर्ष मतलब वर्ष पुल्लिंग शब्द होते हुए प्रथमा का बहुवचन वर्षा, जो भरत हेमवत सब में लगने वाला उसका अंत में लगा के बहुवचन कर दिया। और ये सारे क्षेत्र हैं, इसलिए बहुवचन हो गया क्षेत्राणि। क्षेत्र शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए वो फलम फले फलानी के जैसे प्रथमा का बहुवचन हो गया। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष, एरावत
ऐरावत वर्ष, ऐरावत नहीं होगा, ऐरावत वर्ष क्षेत्राणि क्षेत्र हैं। ये 7 क्षेत्र हैं। 7 इसमें यद्यपि लिखा नहीं है, ये 7 क्षेत्र हैं। संस्कृत पढ़ें कोई? मैं पढ़ रही हूँ भाभी। प्रणाम भाभी, मिले तो भरतादय संज्ञा अनादिकाल प्रवृत्ता अनिमित्ता त्रत भरत वर्ष है क्व सन्निविष्ट, पूरा दिखता भी नहीं इसके अक्षर। दक्षिण दिग्भागे हिमवतोद्रेयस्त्रयाणां समुद्राणां मध्ये आरोपित्वापाकारो भरतवर्षः विजयार्धेन गंगा सिंधुभ्यां च विभक्तः स षट्खण्डः क्षुद्र हिमवन्तमुत्तरेण जब हाँ? ना ठीक है। दक्षिणेन नहीं, आप बोलिए। महाहिमवन्तं पूर्वापर समुद्रयोर मध्ये हेमवतवर्षः निषद्धस्य दक्षिणतो महाहिमवत् उत्तरतः पूर्वापूर समुद्रयोन्तराले हरिवर्षः निषद्धस्योत्तरा निषद्धस्योत्तरा नीलतो दक्षिणतः पूर्वापूर समुद्रयोरन्तरे विदेहस्य सन्निवेशो द्रष्टव्यः। नीलतः उत्तरात् रुक्मिणो दक्षिणात् पूर्वापूर समुद्रयोर्मध्ये रम्यक वर्षः रुक्मिण उत्तराची खरीणो उत्तराची ललिता भाभी उत्तराची खरीणो दक्षिणात् पूर्वापूर समुद्रयोर्मध्ये सन्निवेशी हिरण्यवत् वर्षः शिखरिण उत्तरतस्त्र्याणां समुद्राणां मध्ये ऐरावत वर्षः विजयार्धेन रक्तोदाभ्यां च विभक्तः स षट्खण्डः। षट्कुल पर्वता इत्युक्तं के पुनस्ते कथं वा व्यवस्थिता इत्यतः आह। क्षेत्रों की भरत आदि संज्ञाएं अनादि काल से चली आ रही है और अनिमित्तक है, मतलब किसी के निमित्त से नहीं भरत कहलाता है, अनिमित्तक है। इनमें से भरत क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमवान पर्वत के दक्षिण में और 3 समुद्रों के बीच में चढ़े हुए धनुष के आकार वाला भरत क्षेत्र है, जो विजात और गंगा सिंधु से विभाजित होकर 6 खंडों में बटा हुआ है। क्षुद्र हिमवान पर्वत के उत्तर में महाहिमवान के दक्षिण में तथा पूर्व पश्चिम समुद्र के बीच में हेमवत क्षेत्र है। निषद के दक्षिण में और महाहिमवान के उत्तर में तथा पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच में हरि क्षेत्र है। निषद के उत्तर में, नील के दक्षिण में तथा पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच में विदेह क्षेत्र की रचना है। नील के उत्तर में, रुक्मी के दक्षिण में तथा ऊपर देखते पूर्व पश्चिम समुद्र के बीच में रम्यक क्षेत्र है। रुक्मी के उत्तर में, शिखरी के दक्षिण में तथा पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच में हिरण्यवत क्षेत्र है। शिखरी के उत्तर में 3 समुद्रों के बीच में ऐरावत क्षेत्र है, जो विजार्थ रक्तोदा से विभाजित होकर 6 खंडों में बटा हुआ है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है दीदी, बहुत अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा सा थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर लीजिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ, दिख, जितना बड़ा स्क्रीन है उतना तो दिख ही रहा है। थोड़ा लेफ्ट लीजिए ना। आवाज हाँ, आवाज आ रही है दीदी, एकदम क्लियर आ रही है। थोड़ा और इधर, हाँ बस बस। ये देखिए नीचे ये समुद्र है ना, तो ये क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसकी लाइन पढ़ते जाइए तो समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? हिमवान पर्वत के दक्षिण में, ये जो पीला पर्वत है, हिमवान पर्वत पीले रंग का है, तो ये पीला रंग का हिमवान पर्वत है। कहते हैं हिमवान पर्वत के दक्षिण में, ये दक्षिण हुआ, और 3 समुद्रों के बीच में, 3 समुद्रों के बीच में, 3 समुद्र इधर, इधर और इधर,
एक तरफ तो हिमवान पर्वत है, ये पीली रेखा, और 3 तरफ इधर इधर समुद्र है। फिर क्या लिखे हैं, चढ़े हुए धनुष के आकार वाला, ये इस तरह से धनुष हो गया ना, चढ़ा हुआ धनुष इसी तरह का होता है। जब तीर चलाने के लिए कोई धनुष हाथ में लेते तो कैसे रहता, प्रत्यंचा चढ़ी हुई रहती है, तो वही कह रहे हैं कि चढ़े हुए धनुष, ये ऐसे करके धनुष का आकार हो गया, अर्धधनुष आकार। धनुष के आकार वाला भरत क्षेत्र, ये पूरा का पूरा भरत क्षेत्र है। फिर जो विजार्थ और गंगा सिंधु से विभाजित होकर 6 खंडों में बटा हुआ है। जो विजार्थ, ये सफेद पर्वत, जितने भी विजार्थ पर्वत है विदय क्षेत्र में, भरत एरावत में, पुष्कार द्वीप में, धातकी खंड में, सभी विजार्थ पर्वत चांदी के रंग के हैं। ये सफेद रंग का विजार्थ पर्वत है, जो भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच है ये। और इस पर हिमवान पर्वत पर जो पद्म नाम का तालाब है, उससे गंगा और सिंधु निकलती है, इस तरह से ये निकल रही है। तो पहले तो भरत क्षेत्र को 2 भाग में विजार्थ ने बांट दिया, फिर ये गंगा सिंधु नदी जो निकली ऐसे, ये दोनों दिशाओं में गई, एक तो पूरब की ओर बह रही है, एक पश्चिम की ओर बह रही है। इसके कारण इसके 6 भाग हो गए ना, 2 भाग हो गए इसके चलते, फिर इसके कारण एक एक के 3 भाग हो गए, 6 भाग हो गए। इस 6 भाग में समुद्र की तरफ जो क्षेत्र है बीच में, वो है भरत, मतलब ये अयोध्या नगरी, जहां पर की अपने तीर्थंकर वगैरह जन्म लेते हैं, और ये आर्य खंड है। बाकी 1 2 3 4 5 ये मालेच खंड कहलाते हैं, और एक ये आर्य खंड कहलाता है। कौन सा, दक्षिण वाला, समुद्र के किनारे वाला, इसके ऊपर वाला नहीं, समुद्र के किनारे वाला। यहाँ पर ठीक अयोध्या नगरी के ऊपर मलेच खंड में वृषभगिरी है, जहां पर यहाँ का चक्रवर्ती 1 2 3 4 5 6 राज्यों को, 6 खंड को जीतने के बाद इस वृषभगिरी पर अपनी प्रशस्ति लिखता है, जिसके बारे में हम लोग वर्तमान योग में पढ़ चुके हैं कि जब भरत जी अपनी प्रशस्ति लिखने गए तो वहां पर उतने बड़े वृषभगिरी पर भरत लिखने के लिए जगह नहीं थी। फिर उन्होंने अपने कंकनी उससे मिटाया, किसी चक्रवर्ती का नाम मिटाया और अपना नाम लिखा, ऐसा वर्तमान योग में आता है। तो इस तरह से हिमवान पर्वत और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हमारा भरत क्षेत्र है, जो एरावत पर्वत के एरावत नहीं, विजार्थ पर्वत के द्वारा 2 भाग में बटा है। फिर गंगा सिंधु 2 नदी निकली है, एक पूरब की ओर जा रही है, एक पश्चिम की ओर जा रही है। गंगा पूरब की ओर जा रही है, सिंधु पश्चिम की ओर जा रही है, उससे उसके 6 भाग हो गए। 6 भाग में से बीचों बीच का भाग आर्यखंड है, बाकी 5 मलेच्छ खंड हैं। समझ में आया होगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थोड़ा दिख रहा था। आगे ललिता जी, लेकिन बहुत अच्छे से दिखा दीदी, बहुत अच्छे से दिखा है। से दिखा, पूरा दिख गया, अच्छे आराम से समझ में भी आया है। ये क्या कह रहे हैं, क्षुद्र हिमवान के उत्तर में, हिमवान पर्वत ये है, हम लोगों ने अभी जाना, ये पीला वाला हिमवान पर्वत है। तो इस कह रहा है क्या, क्षुद्र हिमवान पर्वत के उत्तर में, इधर उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो कह रहे हैं हिमवान पर्वत के उत्तर में, यानी इधर, और उत्तर में महाहिमवान के दक्षिण में ये हिमवान हुआ, ये महाहिमवान हुआ, ये चांदी के रंग का होता महाहिमवान। तो इसके उत्तर में, ये तो आपने विजय बताया ना ललिता जी, व्हाइट वाला, तो जो सफेद, हाँ हिमवान पर्वत में व्हाइट ही होता है भाभी, वो चांदी के कलर का होता है, वो भी चांदी के कलर का होता है। तो क्या कह रहे हैं, महाहिमवान के दक्षिण में, महाहिमवान है इसके दक्षिण में माने इधर, तो हिमवान के तो उत्तर में और महाहिमवान के दक्षिण में, यानी इस क्षेत्र के बारे में कहा जाएगा, बताया जा रहा है। ये वाला जो क्षेत्र बीच वाला, ठीक से रखिए ना, क्या कह रहे हैं उसके बाद दक्षिण में। नक्शा को थोड़ा पोर्शन दिखाइए, ऊपर वाला ऊपर कर दीजिए पूरा। ठीक ही है, थोड़ा सा हाँ पर नहीं होगा, फिर हाँ, समझ ठीक है। राधा समझ में नहीं आएगा। फिर ये देखिए, ये पीला पीला दिख रहा है, ये तो हिमवान पर्वत हुआ, और ये महाहिमवान हुआ। कहते हैं इस दोनों के बीच में, दक्षिण में तथा पूर्व पश्चिम समुद्र के बीच में, पूर्व पश्चिम इधर भी समुद्र है, ये लवण सागर है जो पानी जैसा दिखाया गया है, ये इसकी परिधि है जम्बू द्वीप की, ये लवण सागर की परिधि है। इस दोनों के बीच में जो पानी जैसा दिखाया गया बुल्लू, वो लवण सागर दिखाया गया। तो कह रहे हैं कि हिमवान के तो क्या नाम है, सो उत्तर में, महाहिमवान के दक्षिण में
तथा दोनों समुद्र के बीच में हेमवत क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र हेमवत है। इसी तरह से एक एक क्षेत्र दो दो पर्वत के बीच में, ये बीचों बीच आपका विधेय क्षेत्र है। फिर जैसी रचना इधर है वैसी की वैसी रचना इधर है। इस तरह से ये पूरा जम्बूद्वीप में 7 खंड है। आप ललिता जी चक्रवर्ती का आपने कहाँ बताया? चक्रवर्ती का ये भरत क्षेत्र है, इधर ये हाँ। एरावत क्षेत्र है। एरावत क्षेत्र अपने ऊपर वाले मलेच खंड में वृषभगिरी वहां दिखता है, यहाँ का चक्रवर्ती। भरत क्षेत्र का ठीक भरत क्षेत्र के ऊपर वाले मलेच खंड में वृषभगिरी है। देखिए छोटा सा जो दिखाया गया लाल लाल, वो वृषभगिरी बनाया गया है। उसके ऊपर अपनी वो अपना नाम लिखता है जब 6 खंड जीत लेता है तब। आंटी जी एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। विजयात पर्वत से मतलब आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं ना? विजयात पर्वत से मनुष्य जा रहे हैं ना, भरत चक्रवर्ती कर रहे हैं ना। हम आप नहीं जा सकते हैं। हाँ, चक्रवर्ती जाते विजयात हो। पर्वत की गुफा में तो भरत चक्रवर्ती जो भी चक्रवर्ती रहते हैं उनकी सेना वहां विश्राम करती है। बड़े बड़े राजा लोग उसके लिए बहुत सारे क्या उसको कहते हैं गिफ्ट, क्या सम्मान में बहुत सारी लड़कियां को लेके, तभी तो मलेच खंड की 96,000 रानियां होती है ना, मलेच खंड की भी होती है उसमें 32,000 होती है दीदी, 32,000 32,000 मलेच खंड के सारे राजाओं को लाला के अपनी लड़कियों को देते हैं, समर्पित करते हैं, सम्मान करते हैं। चक्रवर्ती का जैसे जैसे खंड जीतता जाता है वैसे वैसे वहां के राजा लोग उनको सम्मान करते हैं। तो जब भरत क्षेत्र से वो चलता है, इसे भरत से कहते हैं, आर्यखंड से जब अयोध्या से चलता है तो विजयात पर्वत को सबसे पहले उसको पार करना होता है। तो उसी के घुमा उसमें 2 गुफाएं हैं, तमस्त्र गुफा और खंड प्रभा गुफा, जिससे दोनों नदियां निकलती है। उसी में उसकी सेना ठहरती है जाकर के उस गुफा में ही। निषद पर्वत के दक्षिण में, महाहिमवान पर्वत के उत्तर में, तो वैसे महाहिमवान पर्वत जो दिखाए थे उसके उत्तर में मनु पर, और जो फिर क्या कह रहे हैं निषद, और निषद पर्वत उसके दक्षिण यानी नीचे। तो इस तरह से कहते हैं इस दोनों के बीच में क्या कह रहे हैं, और पूर्व पश्चिम दोनों तरफ समुद्र हो गया, के पश्चिम में हरी क्षेत्र है। निषद के उत्तर में, नील के दक्षिण में एक पर्वत का नाम, एक पर्वत के ऊपर है एक पर्वत के नीचे है, तो जिसके ऊपर है उसके तो उत्तर कहला गया, जिस पर्वत के नीचे है उसका दक्षिण कहलाएगा। निषद के उत्तर में, नील के दक्षिण में तथा पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच में विदेह क्षेत्र की रचना है। नील के उत्तर में, रुक्मी के दक्षिण में तथा पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच में रम्यक क्षेत्र है। रुक्मी के उत्तर में, शिखरी के दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच में हैरण्यवत क्षेत्र है। शिखरी के उत्तर में 3 समुद्रों के बीच, देखिए जैसे यहाँ पर शिखरी के उत्तर में सबसे लास्ट वाला पर्वत का नाम शिखरी है, जैसे पहले पर्वत का नाम क्या था हिमवान, वैसे एरावत के तरफ जब हम जाते जा रहे हैं तो वहां पर लास्ट पर्वत कौन सा आ जाता है, हमारे तरफ से वो लास्ट पर्वत है शिखरी। एरावत क्षेत्र वालों के लिए वो पहला पर्वत है। जैसे हम लोगों के लिए हिमवान पर्वत पहला है, वैसे एरावत वालों के लिए शिखरी पर्वत पहला है। तो जिस तरह से अपने यहाँ अपना भरत क्षेत्र के लिए कहा गया कि एक तरफ हिमवान पर्वत, 3 तरफ समुद्र, उसी तरह एरावत क्षेत्र के लिए भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो शिखरी पर्वत है और 3 तरफ समुद्र है उसके भी। तो इस तरह से भरत और एरावत की रचना बिल्कुल बिल्कुल रत्ती रत्ती एक जैसी है। जो शिखरी के उत्तर में 3 समुद्र के बीच में एरावत क्षेत्र है, जो विजयार्थ पर्वत, क्योंकि विजयार्थ पर्वत सबके बीच में है, जितने भी क्षेत्र हैं कर्म भूमियां उसमें, भोग भूमि में नहीं है। भोग भूमि तो दोनों तरफ नदियां निकलती है, उससे वो 2 भाग बटी हुई लगती है, बाकी भोग भूमि में कोई भी ये नहीं है, पर्वत वगैरह कुछ भी नहीं है। तो विजयार्थ पर्वत रक्ता रक्तोदा, वहां ये वाला भरत क्षेत्र अपना गंगा सिंधु से विभाजित हुआ था। एरावत क्षेत्र रक्ता रक्तोदा से विभाजित हो रहा है। पहले विजयार्थ से हो रहा है, 2 भाग हुआ, 2 भाग में, दोनों भाग में 2 नदियां निकली तो 6 भाग हो गए। तो वहां पर भी बीच का हिस्सा आर्यखंड, बाकी 5 मलेच खंड हो जाते हैं। तो जैसे भरत क्षेत्र में बीच का आर्यखंड और बाकी 5 मलेच खंड, भरत क्षेत्र का भी जो आर्यखंड है, भरत क्षेत्र का भी जो आर्यखंड है समुद्र के किनारे वाला है, उसी तरह एरावत क्षेत्र का भी जो एरावत क्षेत्र है वो समुद्र के किनारे वाला है। उसके ऊपर वाला तो मलेच खंड है जिसमें वृषभगिरी है, जिस पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखते हैं। कुल पर्वत 6 है, यह पहले कहा आए। विजय क्षेत्र में
विदेश क्षेत्र में ये कर्म भूमियां जहाँ है वहां पर ये क्या नाम विद्यार्थ है क्या वहाँ? हाँ हाँ 32 विद्यार्थी है ना बाबूजी, 32 क्षेत्र में एक एक 5 महाविद्य हैं। नाम हाँ सबका विद्यार्थी है। हाँ हाँ बाबूजी, एकदम जैसी जम्बूद्वीप की रचना है वैसी की वैसी रचना एक एक मतलब विधेय नगर की है। 5 महाविधेय हुए, 5 महाविधेय के 4 क्षुद्र विधेय हुए, 4 क्षुद्र विधेय में एक विधेय में 8 विधेय फिर हो गए। उस 8 विधेय में 8 नगरी हो गई, 8 सारे वृषभगिरी भी होंगे, विद्यार्थ पर्वत भी होंगे, सब कुछ होंगे वैसे के वैसे। बस वो 8 क्षेत्र जो बन रहे हैं उसके, जैसे एक महाविधेय का जो महाविधेय पहले वो 2 हिस्से में बटा सुमेरु पर्वत के कारण, बीचों बीच सुमेरु पर्वत हो गया, तो ऐसे पूरा एक क्षेत्र उसके बीच में एक आप डंडा खड़ा कर दीजिए, 2 भाग में बट गया। तो पहले उसका 2 भाग हो गया विधेय क्षेत्र का। फिर इसमें सीता सीतोदा नदी, इधर से सीता इधर से सीतोदा, दोनों तरफ से सीतोदा पश्चिम बह रही है, सीता पूरब में बह रही है, दोनों तरफ से नदी निकली तो उसका 4 भाग हो गया। अब उस 4 भाग के प्रत्येक भाग में 8 विधेय क्षेत्र हैं। वो कैसे बन रहे हैं? सबसे पहले क्या नाम है सो पर्वत है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। पहले पर्वत है, फिर सीता नदी है, फिर पर्वत है, फिर सीता नदी, इस तरह से बक्सार पर्वत, बक्सारगिरी, 4 बक्सारगिरी है और 3 वहाँ उन पर तालाब बने हुए हैं, उनके क्या कहते हैं, निषद और नील पर्वत के जड़ में तालाब बने हुए हैं, उससे वो नदियां निकल रही है, कुंड निकल रहे, वहां उनको कुंड कहा गया, उससे कुंड निकल रहे हैं, वो कुंड से वो विभाजित हो रहे हैं, तो वहां पर वो 8 क्षेत्र हो जाते हैं। अब प्रत्येक क्षेत्र में अपना अपना विद्यार्थ है, 5-5 मलेच्छ खंड है, एक आर्य खंड है। वहां पर भी आर्य खंड एक तरफ तो सीता नदी के किनारे वाला है, एक तरफ सीतोदा नदी के किनारे वाला है। तो जो भी आर्य खंड जहां भी है वो नदी या समुद्र किनारे वाले हैं, सभी में विद्यार्थ पर्वत है, सभी में क्या नाम है सो वृषभगिरी है। उसी तरह से चक्रवर्ती वहां भी अपनी प्रशस्ति लिखता है। पूरी की पूरी रचना जम्बूद्वीप के जैसे ही है। कुल पर्वत से यह पहले कहा है, परंतु वे कौन है और कहाँ स्थित हैं यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो पहला सूत्र में हम लोगों ने संधि देख लिया, एक ही संधि है, हिरण्यवत, तब पूरा रहेगा, हलंत नहीं रहेगा, और ऐरावत नहीं ऐरावत पाई रहेगी, ए के ऊपर पाई रहेगी, ऐरावत। वर्षा हमने समझा। पता नहीं लोग अब भी क्यों फोन करते हैं, सबको पता की क्लास चलती है। ऐरावत में एक मात्रा होगी ना? हाँ, ए के ऊपर तो एक ही मात्रा होती है, हाँ, एक ही होती है, हाँ, तो होती नहीं है। हाँ, ए के ऊपर मात्रा होगी एक, ऐसे बोले, बिना मात्रा के ए होता है, मात्रा के साथ होता है। यहाँ पर 2 इसलिए हो गए, इसमें अ मिल गया तो उसकी मात्रा 2 हो गई। और वर्षा हमने जान लिया, पुल्लिंग शब्द है, वर्ष है, कारक प्रथमा है, लिंग पुल्लिंग है, और वचन बहुवचन है। उसी तरह से क्षेत्राणी भी हमने जान लिया, क्षेत्र शब्द है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा कारक है, और वचन बहुवचन है। इस तरह से इस सूत्र का हमने जाना। अब अगला सूत्र ले रहे हैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद विभाजिना, तद यहाँ किसके लिए आ गया? इन क्षेत्रों के लिए आ गया। तो कह रहे हैं तद विभाजिना, उन क्षेत्रों को। भाई वो क्षेत्र बने कैसे? जैसे हम लोग घर के अंदर कहते हैं 4 रूम है, तो 4 रूम कैसे बनते हैं? बीच बीच में दीवार खड़ी होती तब बनते हैं। ये तो अगर दीवार बीच में नहीं खड़ी हो तो एक पूरा बड़ा सारा हॉल लगेगा, उसको विभाजित जब किया जाता तो एक एक रूम कहलाता है। उसी तरह पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का एक क्षेत्र है, उसमें पर्वत वगैरह
पर्वत खड़े हो जाने से वो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। तो कहते तद विभाजना, उसको विभाजित करने वाले पूर्व पूर्वापरायता, पूर्व अपरायता, पूर्व से पूर्वापरायता, पूर्वापरायता अपर होना चाहिए, हाँ, पूर्व प्लस अपरायता, अपर क्यों बना, पूर्व का उल्टा अपर, तो पूरब से पश्चिम तक तद विभाजन, उनको विभाजित करने वाले, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् प्लस विभाजन हो जाएगा, जो कि तद विभाजन हो गया है। तत् विभाजन, उनको विभाजित करने वाले, पूर्व अपरायता, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, हिमवन, न में हलंत आ जाएगा, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वतः, वर्षधर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि पिछले सूत्र में उन्होंने क्या कहा, भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, तो यहाँ पर क्या करें, वर्षधर, उन वर्ष को धरने वाले, उन क्षेत्रों को धरने वाले क्या है, पर्वत हैं, इसलिए यहाँ पर पर्वत के लिए वर्षधर क्यों आया, पर्वत तो साधारण नाम हो गया, वर्षधर इसलिए आया कि वो उस क्षेत्र को, वो उस क्षेत्र का वो परिचय बन रहे हैं, उनको वही अपने में धारण कर रखे हैं, जो वो क्षेत्र बन रखे हैं वो इन्हीं के चलते बन रखे हैं, इसलिए इन पर्वतों का नाम वर्षधर कह दिया गया, इनको केवल पर्वत नहीं कह के वर्षधर कहते हैं। उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे हमने अभी नक्शा देखा, ऊपर उत्तर था, नीचे दक्षिण था, तो पूर्व पश्चिम ऐसे था, तो यहाँ से यहाँ तक फैले हुए, ऐसे उत्तर से दक्षिण नहीं है, पूर्व से पश्चिम फैले हुए, तो ये कह रहे हैं पूर्व से पश्चिम लंबे ऐसे हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वत, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। संस्कृत पढ़े पहले कोई? मैं पढ़ती हूँ दीदी, मैं पढ़ती हूँ। वर्ष को देखने वाली वर्ष तानि प्राणी विभजन्त इत्येवंशिलास्त द्विभाजिनः पूर्वापरायता इति, पूर्वा यहाँ पर में मिसप्रिंट है, पूर्वापर कोटिभ्यां लवण जलधि स्पर्शिन इत्यर्थः, हिमवदादयो नादिकाल प्रवर्ता अनिमित्त संज्ञा वर्ष विभाग हेतुत्वा द्वर्षधर पर्वता इत्युच्यते। तत्र क्व हिमवान् भरतस्य हेमवतस्य च सीमानि व्यवस्थितः, क्षुद्र हिमवान् योजन शतोच्छ्रायः, हेमवतस्य हरिवर्षस्य च विभाग करो, महाहिमवान् द्वियोजन शतोच्छ्रायः, विदेहस्य दक्षिणतो हरिवर्षोत्तरतो निषधो नाम पर्वतश्चतुर्योजन शतोच्छ्रायः, उत्तरे त्रयोपि पर्वताः स्ववर्ष विभाजिनो व्याख्याताः, उच्छ्रायश्च तेषां चत्वारि द्वे एकं च योजन शतं वेदितव्यं, सर्वेषां पर्वतानामुच्छ्रायस्य चतुर्भागो वगाः। इसको क्षुद्र हिमवान क्यों कहा जा रहा है, क्षुद्र क्यों लगा दिया इसमें? उसके बाद महाहिमवान है ना, हाँ, उसके बाद महाहिमवान है, इसलिए यहाँ बताने का मतलब छोटा हिमवान, छोटा उसके बाद महाहिमवान है, इसलिए हाँ 2 है, इसलिए एक को छोटा, जबकि हिंदी में वैसा क्षुद्र हिमवान नहीं लिखा हुआ है, संस्कृत टीका में लिखा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, इन पर्वतों का स्वभाव उन क्षेत्रों को विभाग करना है, और इसका कोई काम नहीं, क्योंकि 2 क्षेत्र, जैसे 2 कमरे के बीच की दीवार है, वो क्या करती है, केवल 2 कमरा बना देती है वो दीवार, तो उसी तरह कह रहे हैं इन पर्वतों का स्वभाव उन क्षेत्रों का विभाग करना है, इसलिए इन्हें उनका विभाग करने वाला कहा है। ये पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं, इसका यह भाव है कि इन्होंने अपने पूर्व और पश्चिम सिरे से लवण समुद्र को स्पर्श किया है। लीजिएगा नक्शा, जैसे पर्वत सब हैं,
तो इधर हम लोग जाने हैं कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है ये पर्वत सब पूरब से पश्चिम किसको स्पर्श कर रहे हैं? समुद्र को, क्योंकि चारों बगल लवन सागर, ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है आप लोग को बताया नहीं, ब्लू जो है ये सागर सागर बनाया गया है। तो ये दोनों तरफ कह रहे हैं कि पूरब और पश्चिम की ओर ये जो पर्वत है, सभी पर्वत क्या कर रहे हैं? समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं। ये जो ब्लू वाला पानी दिखाया हुआ लवन सागर, तो कहते हैं कि पर्वत दोनों तरफ किसको स्पर्श कर रहे हैं? बोले कहना क्या चाह रहे हैं कि इस तरह से हैं, ये ऐसे फैले हुए नहीं है, ये ऐसे फैले हुए हैं, पूरब से पश्चिम फैले हुए हैं, और वो दोनों तरफ समुद्र को मतलब स्पर्श कर रहे हैं। लवण समुद्र को स्पर्श किया है। ये हिमवन आदि संज्ञाएं अनादि काल से चली आ रही हैं और बिना निमित्त की है। कोई सोचे भाई हिमवान पर्वत क्यों है, वहां बर्फ जमती होगी, महाहिमवान में बहुत बर्फ जमती होगी, क्या ऐसा कुछ है क्या? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं है कि किसी कारण से उनका नाम ऐसा रखा हुआ, ये अनादि काल से इसी पहचान के साथ हैं, कोई निमित्त नहीं है, ऐसा नाम होने का कोई भी निमित्त नहीं है। जैसे जिस तरह से अपने सागर के लिए कहा जाता है ना, क्षीर सागर है तो उसका दूध जल दूध जैसा है, घृतवर सागर है तो उसका जल घी जैसा है, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो वहां ऐसा लगता पढ़ के कि उसका जैसा जल है वैसा नाम है, तो एक लग रहा है कि कोई निमित्त है उनके नाम में। वहां पर यहाँ पर ये आचार्य बार बार पहले ऊपर में भी बताए, अभी भी यही कहना चाह रहे हैं कि किसी निमित्त से इनका नाम नहीं है, बस इनका अनादि निधन यही संज्ञा है। जैसे हम लोगों ने नरकों का नाम पढ़ा, नरकों का जो एक नाम पढ़ा तो वहां पर आया गुण निमित्तक है, गुण के नाम से, गुण से था नाम, लेकिन बाद का जो 7 नाम आया वो कोई गुण निमित्तक नहीं था, वो रूढ़ी नाम थे उसके, घम्मा वसा, उनके नाम से हम कुछ व्याख्या नहीं कर सकते कि पहला नरक का नाम घम्मा इस कारण से घम्मा है या दूसरा का वंशा इस कारण से है, ऐसा हम नहीं बता सकते। तो जब हम कारण नहीं बता सकते तो वो उसका निमित्त नहीं बनता। तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये पर्वत कोई चीज के निमित्त नहीं है, बस 2 क्षेत्रों को विभाजित कर रहे हैं। हिमवन आदि संज्ञाएं अनादि काल से चली आ रही हैं और बिना निमित्त की हैं। इन पर्वतों के कारण क्षेत्रों का विभाग होता है, इसलिए इसे इन्हें वर्षधर कहते हैं। क्यों? वर्ष को मतलब क्षेत्रों को ये धारण कर रखे हैं। हिमवान पर्वत कहाँ है, अब इसे बतलाते हैं। भरत और हेमवत क्षेत्र की सीमा पर हिमवान पर्वत स्थित है। भरत और हेमवत, एक तरफ तो हेमवत और एक तरफ भरत, भरत क्षेत्र और हेमवत, बीच में जब दीवार खड़ी होती 2 क्षेत्र में बटा तो पर्वत बीच में आया, एक तरफ तो जगन भूमि बन गई और एक तरफ कर्म भूमि भरत क्षेत्र बन गया। इसे क्षुद्र हिमवान भी कहते हैं। यह 100 योजन ऊंचा है। हेमवत और हरिवर्ष का विभाग करने वाला महाहिमवान है। यह 200 योजन आगे के पर्वत विधेय क्षेत्र के पहले वाले, विधेय क्षेत्र भी 2 पर्वतों से घिरा हुआ है, तो उसके पहले वाले पर्वत तक दूना दूना होता जाएगा, फिर आगे वापस आधा आधा होके वापस जो उधर का शिखरनी पर्वत है और अपना हिमवान पर्वत है 100 योजन का, वो भी लास्ट में 100 योजन का हो जाता है। जैसे कोई चीज बढ़ते अब ये 400 हो रहा है, फिर हो जाएगा 800, तो फिर वापस ये घट करके 400, 200 ऐसे 100 ऐसे हो जाएगा। भरत हेमवत क्षेत्र की सीमा पर हिमवान पर्वत स्थित है। इसे क्षुद्र हिमवान भी कहते हैं। यह 100 योजन ऊंचा है। हेमवत और हरिवर्ष का विभाग करने वाला महाहिमवान है। यह 200 योजन ऊंचा है। विधेय के दक्षिण में और हरिवर्ष के उत्तर में निषद पर्वत है। जो अपना विधेय क्षेत्र है वो 2 पर्वतों से घिरा हुआ, एक तरफ तो निषद पर्वत है और एक तरफ ऐरावत की तरफ नील पर्वत है। इस तरह से 2 पर्वत के बीच में घिरा हुआ, तो कहते हैं ये निषद पर्वत है। यह 400 योजन ऊंचा है। इसी प्रकार आगे के 3 पर्वत भी अपने अपने क्षेत्रों का विभाग करने वाले जानना चाहिए। उनकी ऊंचाई क्रमशः, चूंकि यहाँ विधेय क्षेत्र है, सबसे बीचों बीच विधेय क्षेत्र है, तो विधेय क्षेत्र की पहली सीमा तक जो पर्वत आए वे दूने दूने होते गए और विधेय क्षेत्र के उधर वाली सीमा पर वो अब आधे आधे होते चले गए। विधेय क्षेत्र के दोनों ओर के जो पर्वत है वो एक बराबर है, 400 योजन के ही हैं दोनों, विधेय क्षेत्र के दोनों ओर के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई क्रमशः 400 योजन, 200 और 100 योजन जाननी चाहिए। इन सब पर्वतों की जड़ अपनी ऊंचाई की 1/4 भाग है। नीचे जमीन के नीचे कितना है, तो जैसे जो 100 योजन का पर्वत है उसके 25 योजन नीचे की उसकी नींव है नीचे की,
जड़ है उसकी। जो 200 योजन है उसकी 50 योजन नींव है, जो 100 योजन है 400 योजन है उसका 100 योजन जड़ है। जड़ का मतलब जमीन के नीचे का हिस्सा। अब इन पर्वतों के वर्ण विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब इनका रंग बताने जा रहे हैं कि किस रंग के ये हैं। यह जो ये शब्द क्या है? द्वियोजन शतोत्साह, ये तो शब्द उत्साह शब्द है क्या? ऊंचाई के लिए शब्द है। कहाँ पर पढ़ रहे हैं बाबूजी? चौथी लाइन ले लो, 5वीं लाइन ले लो, जो ऊंचाई दिया है द्वियोजन। 5वीं, हाँ हाँ हाँ, तो उत्साह, हाँ उत्साह उसी के लिए है। योजन शत प्लस उत्साह मतलब ऊंचा है। ऊंचाई के लिए हाँ 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 बाबूजी, ठीक। अब आगे का ले रहे हैं। उत्साह है कि उत्साह है? उत्साह है, उत्साह है ना? हाँ हाँ उत्साह है। जी। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 6 पर्वत हमने बताए वो 6 पर्वत क्रमशः इस रंग के हैं। पहला पर्वत हेम माने चांदी, हेम माने सोना, सॉरी, हेमवान पर्वत पीला रंग का है, हेम मतलब सोना। हिमवान पर्वत का कौन सा रंग हो गया? सोने का रंग। फिर कहते अर्जुन, अर्जुन मतलब सफेद को अर्जुन कहते यानी चांदी, दूसरा चांदी के जैसे है। तपनीय, तीसरा जैसे सोना को, एक ठोस सोना का रंग और एक तपाए हुए सोने के रंग में हम लोग सभी जानते हैं अंतर होता है तपा हुआ सोना का। तो कह रहे हैं तीसरा पर्वत है वो तपे हुए सोने के जैसा है। चौथा पर्वत वैडूर्य मणि, जो हरे रंग की होती है, वैडूर्य मणि की रंग का है। फिर 5वां पर्वत फिर वापस सोने का आ गया, और फिर छठा चांदी का आ गया, फिर छठा सोने का आ गया। जिस तरह से हमारा भरत क्षेत्र के बाद का पर्वत चांदी का रंग का है, उधर भी एरावत के बाद का क्षेत्र, एरावत क्षेत्र के बाद का पर्वत जो शिखरी के नाम से जाना जाता है वह चांदी सोने का रंग का है। फिर हमारे यहाँ महाहिमवान पर्वत है जो चांदी के रंग का है। वहां पर रुक्मी पर्वत है वो भी वहां पर चांदी का रंग का है। तो दो पर्वत दोनों ओर तो एक जैसे हो गए। लेकिन जो विदेह क्षेत्र है उसके हमारे भरत क्षेत्र के तरफ वाला पर्वत तपाए हुए सोने जैसा है, और एरावत क्षेत्र के तरफ वाला पर्वत वैडूर्य मणि के जैसा है। यानी एक पीला है, अगर हम स्थूल भाषा में समझें तो एक पीला है और एक हरा है। तो इस तरह से 6 पर्वत का। यहाँ पर विशेष जानने की ये बात है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हेममया। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है मया लिखा हुआ है, हेम तो उनका कहना है मैं है, हेममय है, अर्जुन मय है, तपनीय मय है। तो 2 मान्यता चलती है। कुछ आचार्य कहते हैं उस रंग के हैं। अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है कि नहीं, वे सोने के, चांदी के, वैडूर्य मणि के इसी के हैं। ऐसा आचार्य श्री का चिंतन है। हाँ, संस्कृत पढ़े, छोटा सा ही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कहीं भी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं तो देख रही हूँ कि हल्का हल्का है तो क्या समझाऊं इसमें। तो हेममय मतलब क्या है? एक तो हेम जैसा है, एक हेम ही है। हाँ वही तो उनका आचार्य श्री का वही चिंतन है कि यहाँ पर लिखा हुआ हेममय, रजतमय, क्या अर्जुनमय, मैं सब में लगाना है तो उसके उनका जैसा। ये कहना है। हाँ, तो 2 तरह से अर्थ करते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं हेममय मतलब सोना जैसा, और आचार्य श्री का चिंतन हेममय मतलब जैसे होता ना सोने का ही ना, सोने का ही नहीं, सोने का तो हम मैं का अर्थ समझाना चाह रहे हैं। जैसे कोई है संगीत चलता होता हो तो सुनने वाले एकदम संगीतमय हो जाते हैं, है ना। लोग बहुत बार ऐसा, कोई भजन बहुत अच्छा चलता है मंदिर में, एकदम सुध नहीं रहती और बिल्कुल उस भजन में हम लोग हो जाते हैं, हम उस समय भजनमय हो जाते हैं। तो ये आचार्य श्री का चिंतन है कि हाँ मैं है, इसका मतलब है कि वो सोने में है, मतलब सोने का है, चांदी का है। और अपने को ये वाला भी अभी यहाँ देखें इसमें क्या कहते हैं। कई कुछ आचार्य मानते हैं कि सोने के समान है, चांदी के समान है, दोनों तरह की मान्यता। ये आचार्य श्री का चिंतन हमने बताया है।
बाकी सबका जैसा श्रद्धान हो वैसा श्रद्धान बना दीदी लीजिए। इसकी विभक्ति वगैरह नहीं कुछ? देखते हैं। इसमें जो वैष्णवनी और सोना, आपने दो पर्वत एक जगह में कैसे, क्या मतलब समझ नहीं आया, कौन से दो एक जैसे बताए? तो अपने यहाँ सबसे पहला पर्वत है हिमवान पर्वत है। तो हिमवान पर्वत हमने अभी इसमें देखा कि पीले रंग का था ना, तो हिम माने सोना होता है, तो सोने का था। फिर दूसरा हमने महाहिमवान देखा, तो वो कह रहे हैं अर्जुनमय है, तो वो हो गया चांदी के, अर्जुन माने चांदी होती, चांदी के जैसा है। फिर उसके बाद जो आ रहा पर्वत वो कह रहे हैं तपाए हुए सोने जैसा है। ये इसके बाद अब विधेय क्षेत्र चालू हो जाता है। तो पहला पर्वत विधेय क्षेत्र को जो घेर रहा है वो है तपाए हुए सोने जैसा। उसके बाद वाला जो है वो वैडूर्य मणि के जैसे। तो ये दो पर्वत अलग अलग रंग के हैं। बाकी इसके बाद फिर उधर का जो आ रहा रुक्मी पर्वत और शिखरणी पर्वत जो एरावत क्षेत्र की तरफ जा रहा है, तो वो भी जैसे हमारे यहाँ भरत क्षेत्र का पहला पर्वत हेम रंग का है, तो वहां भी वही सोने का रंग का है, उसका पहला एरावत क्षेत्र वाले लोगों का पहला पर्वत। फिर अपने यहाँ दूसरा पर्वत महाहिमवान चांदी के रंग का है अथवा चांदीमय है, तो उसी तरह से उधर का रुक्मी पर्वत चांदीमय है। तो ये दोनों पर्वत तो एक एक ही रंग के हैं। 6 पर्वत हैं, टोटल 7 क्षेत्र बन रहे हैं। 7 क्षेत्र बनाने के लिए 6 हमको किसी जगह में 7 कमरे बनाने हैं तो 6 दीवार खड़े करने से 7 विभाजित हो जाता है। यहाँ पर 6 पर्वत बने हैं, 6 पर्वत इस रंग के हैं। तो दोनों तरफ जो भरत एरावत की इसमें है वो तो दोनों एक ही रंग के हैं। और जो विधेय क्षेत्र को घेर के बना रहा है वो दोनों पर्वत 2 रंग के हैं। एक तरफ का तपाया हुआ सोना जैसा है, एक वैडूर्य मणि जैसा है। और यहाँ पर हेममय, अर्जुनमय, तपनीयमय, वैडूर्यमय, रजतमय, हेममय, ये मय सब में लग जाएगा। यही कारण है कि सारा पद देने के बाद में मया शब्द लास्ट में दे दिया। मय शब्द पुल्लिंगवाचक है, प्रथमा का बहुवचन करके दे दिया। सारे पर्वतों को एक साथ लेकर के तो बहुवचन बना दिया। हाँ पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। त एते हिमवदादयः पर्वता हेमादिमया वेदितव्या यथाक्रमम्। हेममयो हिमवान् चीनपटवर्णः, अर्जुनमयो महाहिमवान् शुक्लवर्णः, तपनीयमयो निषदस्तरुणादित्यवर्णः, वैडूर्यमयो नीलो मयूरग्रीवाभः, रजतमयो रुक्मी शुक्लः, हेममय शिखरो चीनपटवर्णः। वे पर्वत क्रम से हेम आदि वर्ण वाले जानना चाहिए। यहाँ पर पूज्य पदाचार्य स्वामी को भी शायद सोने का ही है, चांदी का ही है, इनको इष्ट नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, सोने के रंग का है, सोने का है ऐसा नहीं दिया। क्या दिया, ते एते हिमवदादय पर्वत हेमादि मया वेदितव्या यथाक्रमम्। हेममयो हिमवान चीनपट वर्ण के जैसा है। यानी कुछ पदाचार्य कह रहे हैं ऐसे इस रंग का है। हिमवान पर्वत का रंग हेममय अर्थात चीनी रेशम के समान है। महाहिमवान का रंग अर्जुनमय अर्थात सफेद है। निषद पर्वत का रंग तपाए गए सोने के समान अर्थात उगते हुए सूर्य के रंग के समान है। नील पर्वत का रंग वैडूर्यमय अर्थात मोर के गले के, वैडूर्यमय मतलब यहाँ पर नीला होगा, हरा नहीं होगा, मोर के गले की आभा वाला है। रुक्मी पर्वत का रंग रजतमय अर्थात सफेद है। शिखरी पर्वत का रंग हेममय अर्थात चीनी रेशम के समान है। ये दो पर्वत एक जैसे रंग के हो गए। 2 पर्वत दोनों, एक तो तपाया हुआ सोना अथवा उगता हुआ सूर्य और दूसरा मोर के गला का जो रंग होता है नीला वर्ण वैसा है। फिर भी इन पर्वतों की और विशेषता का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पुनरअपि तद दीदी चीनी ये वाली चीनी क्या? हाँ, शुगर? चीनी रेशम है। चीनी रेशम, चीन का रेशम आता है उस रंग का, आता होगा पहले, अभी भी आता ही होगा। अच्छा, चीनी मैंने शुगर नहीं। सब चीनी खाने लग गए, सब चीनी खाने लग गए। हाँ, चीनी मतलब चाइना। इनकी है ना कि एक में पूरी एक साड़ी जितना बड़ा वो मतलब उनका वो निकल जाता था एक अंगूठी की चेज से, तो वही होता होगा।
का रेशम वो चीन नहीं, में वो ही तो भारत का था, भारत का तो मलमल भारत का था। है, ढाका मलमल, और ढाका, अब हाँ, ढाका हाँ। वहाँ पाकिस्तान में चला गया। ढाका की मलमल थी, पूरी साड़ी अंगूठी से निकल जाती थी। हाँ, वो तो उधर हाँ, वो पाकिस्तान में चला गया हिस्सा। ना, तो अलग कंट्री, पूरा कंट्री अलग हो गया। अच्छा, चीन का रेशम मतलब सफेद रंग हो गया, है ना? सफेद वो जो नहीं, बगुल नहीं, नहीं पीला है, पीला है। पीला होगा। हाँ, अच्छा, पीला है। पीला होगा चीन का हाँ, रेशम। पीला, हाँ। का रेशम पीला। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। इनके पार्श्व मणियों से चित्र विचित्र है तथा वे ऊपर, मध्य और मूल में समान विस्तार वाले हैं। जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, क्या कह रहे हैं इसके पार्श्व भाग इधर। अभी इनका रंग क्या बता के आए, पीला, सफेद, बेडूरी मणि, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि वो जो हमने रंग बताए वो तो दोनों इसके बताए, सामने आमने के। दो जो पार्श्व भाग है, क्योंकि ऐसे पतले पतले तो पर्वत है नहीं, हम लोगों ने जाना कि कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, 100 योजन, इस तरह से चौड़ाई भी आगे आएगी। दुना दुना जब बताया जाएगा, जैसे भरत क्षेत्र 526.9/9/19 की कितना है, फिर उसका दुना हिमवान पर्वत होगा, तो सोचिए 1000 योजन मोटा है, तो एकदम पतला तो है नहीं, खूब खूब चौड़ा चौड़ा है। तो इसके दोनों भाग कह रहे हिममय है, और ये जो पार्श्व भाग, बगल के जो भाग है, जो दोनों समुद्र की ओर है, वो कह रहे चित्र विचित्र। जैसे कई तरह की मणियां रख दें तो उसका प्रकाश कैसे आएगा, कई तरह का आएगा। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे कि पार्श्व भाग उस पर्वत के चित्र विचित्र हैं तथा, और कैसे है ये पर्वत के मतलब से हम लोग क्या समझते हैं, नीचे से चौड़ा, ऊपर ऐसे करके चोटी जैसे हो जाए, वैसा नहीं है। कह रहे हैं बीच में और ऊपर और सब जगह ये बराबर विस्तार वाले हैं। यानी अगर नीचे 10 इंच है तो बीच में भी 10 इंच है और ऊपर भी 10 इंच है, क्योंकि ऐसा बनेगा तभी तो विद्याधरों की नगरियां सब जगह बसी हुई है। ऊपर है ना कृत्रिम चेतालय बना हुआ है, बड़े बड़े चेतालय बने हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्षधर पर 6 पर्वत पर 6 कुलाचल पर, इसको कुलाचल भी कहते हैं। कुलाचल क्यों कहते हैं, क्योंकि कुल अचल किनारों पे खड़े हैं, अचल खड़े हैं किनारों पर, सभी क्षेत्र के किनारों पर अचल कुलाचल अचल खड़े हैं, दृढ़ता से एकदम अनादि निधन, एकदम कुछ भी उनका नहीं बिगड़ता है, अनादि काल से खड़े हैं, अनंत काल तक खड़े रहेंगे, तो इसलिए उनका नाम कुलाचल भी है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि भाई क्योंकि उन सब कुलाचल पर हम लोग जानते हैं कृत्रिम चेतालय बना हुआ है, तो नेचुरली वो पतली अगर उसका ऊपर की नोक जैसे अगर कर दी जाएगी तो कहाँ बनेगा चेतालय। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो पर्वत है, इनका सामने का भाग तो हमने बताया आपको किस किस का कैसा होता है, और इन सब का जो समुद्र के तरफ वाला हिस्सा है जिसको पार्श्व भाग कहेंगे, वो चित्र विचित्र है, यानी चित्र विचित्र मणियों से बने हुए हैं, और ये ऊपर मध्य मूल में समान विस्तार वाले हैं, एक जैसा। इसका अभी और आगे विश्लेषण आएगा, वहां पर बताएंगे। यहाँ समान विस्तार वालों से हम ऐसा नहीं ले लेंगे। जैसे ये समान विस्तार है, मान लीजिए इसको हम खड़ा करते हैं तो पूरी यहाँ से यहाँ तक अगर ये 1 इंच मोटी है तो 1 इंच मोटी पूरी है। ये पर्वत ऐसे नहीं है, जैसे हम लोग के घर में पानी का जग होता है, नीचे की उसकी गोलाई हम लोग मान लेते हैं उसका डायामीटर 5 है, थोड़ी दूर वो पतला होके फिर बीच में क्या है, फिर वो 5 इंच जैसा रहता है ना, नीचे से जग ऐसे रहा, फिर थोड़ा पतला, फिर ऐसे बीच में मोटा रहता है, फिर थोड़ा पतला होके फिर ऊपर का मुंह उतना ही हो जाता है। तो उस जग के लिए भी क्या कहा जाएगा कि नीचे बीच में और ऊपर समान विस्तार का है। वो जो जग बीच में सकड़ा सकड़ा हो दो जगह, लेकिन जब उसके बारे में उसकी आकृति के बारे में किसी को बताया जाएगा, भाई ये जग कैसा है जो तुमने बाजार में देखा, हम कहेंगे देखो भैया वैसे वो नीचे बीच में ऊपर तो एक बराबर था, इतने इतने इंच का था। फिर उसके बाद हम और विश्लेषण करेंगे तो बताने जाएंगे भाई दोनों तरफ, वो फिर तो कह देगा वो तो गिलास हो गया। अगर तुम तीनों साइड कह रहे हो कि एक बराबर की, तो फिर वो गिलास ना हो गया, वो जग तो नहीं हुआ। तब फिर भाई वो नहीं, वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कम भी है। तो इस तरह का आगे आना चाहिए वर्णन।
क्योंकि हम तो नक्शा बनाए थे तब पढ़े थे, इसलिए मेरे को याद आ गई ये बात। तो यहाँ ऊपरी मूल्य चतुल्य विस्तारा का मतलब, विस्तारा का मतलब ये नहीं समझ ले कि सपाट एक जैसा है। नीचे का विस्तार, बीच का विस्तार, ऊपर का विस्तार कह रहे हैं एक जैसा है। दीवार जैसा नहीं है, दीवार के नहीं, जैसा नहीं हाँ, होके हाँ, उबड़ दीवार के खाबड़ है। जैसा। हाँ, उबड़ खाबड़ नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं है, अपने रेशियो से बना हुआ है। उबड़ खाबड़ मानने से तो होगा 10 योजन तो इधर निकल गया, फिर 20 योजन चिपक गया, फिर 10 योजन निकल गया, ऐसा नहीं है, है ना। एक मतलब बिल्कुल, चूंकि अनादि निधन अपने से बने हुए पर्वत है, तो एक मतलब उसका ठीक नीचे का हिस्सा, ठीक बीचों बीच का हिस्सा और ठीक ऊपर का हिस्सा एक जैसा विस्तार है उसका। जितना भी, चाहे वो 25 योजन हो और चाहे वो कितना योजन भी हो, उसका विस्तार आएगा ना। कितना योजन है विस्तार, 1000 योजन के करीब आएगा। तो वो सबका विस्तार, अगर वो 1000 योजन नीचे है तो 1000 योजन बीच में है। वो पर्वत छोटे तो है नहीं, सबसे छोटा पर्वत भी कितना योजन है, 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन में 25 योजन तो दे दिया उसको जड़ में। अब वो पृथ्वी के ऊपर है, 75 योजन है, तो नीचे वो उसकी जितनी चौड़ाई आएगी, 1000 योजन आगे बताने वाले होंगे, आना चाहिए आगे, उतना ही फिर वो बीच में भी है, उतना ही फिर ऊपर है। तो हम जब शुरू में तत्वार सूत्र पढ़े थे, मैंने अपने 6 ऑप्शन से इसको दीवार के जैसे ही समझा था। और जब शुरू में मैंने सबको पढ़ाया था तो मैंने दीवार के जैसे ही पढ़ाया था। लेकिन बाद में फिर इस पर और चिंतन गया, फिर चर्चा भी हुई विद्वानों से, क्योंकि मेरे को बार बार लगता था दीवार जैसे नहीं होना चाहिए। अगर दीवार जैसे होते तो इनको सीधे ऐसे लिख देना चाहिए था कि ऊपर से नीचे से ऊपर तक समान विस्तार वाले हैं। ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि ऊपर, मध्य और मूल भाग में विस्तार वाले हैं? इससे थोड़ा सा मेरा माथा ठनक रहा था कि ये चीज लिखने के लिए, दीवार जैसा है ऐसा लिखने के लिए तो सीधा लिख देना चाहिए था भाई, ऊपर से नीचे तक समतल है बिल्कुल, उसमें किसी भी तरह का ये नहीं है। ये इस तरह का सेंटेंस सूत्र दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ रहस्य है। फिर चर्चा हुई विद्वानों से, तो इस बात को इस तरह से समझा गया, जग का उदाहरण दे करके, वो मैंने आज आप लोग के सामने रखा है। लेकिन ललिता भाभी, जैसे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हम लोग तो ये समझेंगे कि ऊपर मध्य और दो बराबर है। ये बीच वाला तो आप बता दिए भी कि आप माने इसका विशेष आज मैं भी यही समझी थी, बता रही हूँ। पहली बार जब मैंने कुसुम जी वगैरह को सबको, मैं तो उस समय तक तत्वार सूत्र, और अभी भी मैंने कभी तत्वार सूत्र पूरा हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं मैंने आज तक। तो पढ़ी उड़ी तो थी नहीं, अपनी संस्कृत की नॉलेज से पढ़ा रही थी, तो मैं भी उस समय यही लगाई थी कि दीवार के जैसे है। लेकिन बाद में चिंतन चला कि उनको सीधा लिख देना चाहिए था कि ऊपर से नीचे तक एकदम एक समान है। उसमें ये ऊपर, मध्य, मूल क्यों लिखा? ये लिखने का कारण क्या? जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल है जो कि मुझे समझ में नहीं आया है। फिर बाद में चिंतन चला, भैया लोग से सबसे बात हुई, तब इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ, जिस तरह से जग का उदाहरण दिया गया कि क्या उसी तरह से होता है कि जैसे जग नीचे रहता, फिर थोड़ा सा सकड़ा रहता, फिर पेट मोटा, उसके जितना मूल रहता उतना ही रहता, फिर सकड़ा होता, फिर ऊपर का मुंह उसका उतना ही रहता। तो क्या इस तरह की रचना बनेगी? तो फिर हुआ कि हाँ, इसकी रचना इस तरह बनेगी। तो इसमें मध्य में तो नहीं आया, वर्ड मध्य में ऊपर ही शब्द नहीं मूल्य चतुल्य विस्तारा, तो ऊपर और नीचे ही तो हुआ, हाँ, बीच मध्य का नहीं आया ना कहाँ इसमें। है? चाय माने मध्य, चाय माने मध्य, और होता है चाहे मतलब तो ऊपरी चाय नहीं, माने मध्य है यहाँ। नीचे लिख दिया, यहाँ अर्थ में लिख दिया चाय माने मध्य, अर्थ में लिखा नहीं, है चाय माने कि चाय माने मध्य मध्य। आए है ना, यहाँ च माने मध्य आ जाएगा, ऊपर आएगा। ये जग का सही लग रहा है ललिता जी, च एकदम। माने मध्य में तुल्य विस्तार वाले हैं। हाँ, ललिता जी जग वाला है ना, आज ही सुना, लेकिन ये अब तो एकदम ऐसा ही लगने लग गया इसको पढ़ के। हाँ, चिंतन तो तभी ना चला था कि मेरे को लगा कि मैं इसको गलत समझ रही हूँ। ये मतलब इतना शब्द देने की जरूरत नहीं थी आचार्य को, जहाँ एक मात्रा कम करके पुत्र उत्पन्न होने जैसी जो बनाते हैं, उत्साह मनाते हैं, इतना ये करते, वो इतना क्यों शब्द दे दिए भाई? ऊपरी मूल्य चतुल्य विस्तारा सीधे लिखना चाहिए था, ऊपर से नीचे तक एक सामान्य है, एक समान है बिल्कुल। एक शब्द के लिए 4-4 5 शब्द दे देना तो लेकिन अभी वो ललिता जी किरण प्रकाश जी ने पढ़ाया था, तब तो दीवार की तरह ही उन्होंने दीवार की तरह बताया था। हाँ, दीवार की ना, तरह याद है मेरे को, उन्होंने हाँ। और उन्होंने भी आचार्य श्री का नाम लेके बताया था।
दीदी ने करुणा नियोग दीपक में बताया था ना अपन को यही बात, जब करुणा नियोग दीपक पढ़ रहे थे तो। क्या बताया था? जब है ना 3 लोग का वर्णन पढ़ रहे थे ना उस समय, तब बताए थे यही बात। ये जग वाली बात नहीं, हाँ, मेरे को तो याद मेरे नहीं। को तो लगा जग वाली बात नहीं मैंने नहीं आज बताया सुनी था, है। बताया हाँ, था। बताया था। जग वाली बात बताई थी। तो मुझे याद नहीं है बताया, क्योंकि वहां पर संस्कृत तो आई नहीं थी। यहाँ तो क्यों ध्यान चला गया, संस्कृत आने से ध्यान चला गया, इसलिए मुझे नहीं याद है कि मैं बताई कि नहीं बताई। तो ये लेकिन चय का मतलब मध्य कहाँ से हो गया? हाँ। चय मतलब तो मध्य और ही है, होता मंजू है। किरण प्रकाश जी ने भी मध्य लिखवाया था इसका। मध्य होगा ही ना, ऊपर ऊपर और ऊपर मूल में च माने और मध्य में अपने आप ही निकल रहा, वो ऐसा निकल रहा, उससे अर्थ निकल रहा। तो इसमें रह तो गया अर्थ तो यही आया ना, जो मूल में है वही इसमें दिया मध्य हुआ में है वही ना, ऊपर में। ऊपर दिया ही है ना भाभी, हाँ, देखिए 13 ये नंबर ऊपर में पॉइंट दिया में ही दिया है। है। नहीं इसमें दिया भी है ना, चय शब्द मध्य दरबार भाग से भी का, मध्य दिया है। समुच्चार्थ है, ये मध्य दिया ही भाग है। का। ललिता जी इसमें लिखा है ना कि जो मूल में विस्तार है वही ऊपर है वही मध्य में है। हाँ हाँ, तो फिर इसको लिखा जग हुआ के है जैसे इसमें। कैसे लेंगे अपन, जग के जैसे कैसे लेंगे? हाँ, जग के जैसा लेने को हमने उसका आकार समझाया आपको कि जैसे पहले ये जब चर्चा हुई विद्वानों से, तो हुआ कि भाई मतलब ये कैसे होगा कि कोई चीज नीचे है, मान लीजिए कोई चीज नीचे 10 मीटर की है, फिर वो छोटी हो गई, फिर वो 10 मीटर की है, फिर वो छोटी हो गई, फिर ऊपर में जाके 10 मीटर की है। तो चिंतन चना हम लोग का, कई लोग हम लोग थे उसमें कि ऐसे कैसे होगा। तो फिर वो सबके दिमाग में अचानक से आया कि घरों में जो जग होते हैं वो नीचे मध्य में और फिर ऊपर एक विस्तार वाले होते हैं और बीच में चिपके हुए होते हैं। तो इस तरह से मतलब इसका ये निकला। रह गया दीवार जैसा, जो क्योंकि ऊपर विस्तार तो देना ही पड़ेगा, अकृत्रिम चैतालय बने हुए हैं, विजात पर्वत पर विद्याधरों की नगरियां बनी हुई है, इसके ऊपर व्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं, हिमवन पर ये सब सारे व्यंतर देवों के बहुत भवन बने हुए हैं। उसी एक भवन, उनके भवनों में से एक भवन में अकृत्रिम चैतालय है, तो चौड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो ये यहाँ पर इसलिए ये अर्थ निकला, और आचार्य श्री का होगा तो मेरे पास खोजूंगी मैं, उनका भी देख लूंगी। तो तब ये बात हुआ कि नहीं, ये यहाँ पर इस तरह लिखने का मतलब यहाँ कुछ और ही निकलता है, क्योंकि सीधा उनको लिख देना चाहिए था कि ऊपर नीचे एकदम समान है, तो अपने आप बीच लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल समतल है लिख देते कि भाई दीवार के जैसे है, समतल है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि ऊपरी मूले चतुल्य विस्तार रहा। तो उससे ये अर्थ निकला था। अब बस देखिए, क्योंकि कुछ चीजें ग्रंथ में निकलती नहीं है, उनके शब्दों से चिंतन करके निकाला जाता है। अब अपने को या बड़े आचार्यों का पढ़ने मिल जाता है तो अपने को लगता है कि हाँ ये बात सही है, नहीं मिलता है तो ये अपना चिंतन ही रहता है। और मैंने जो आप लोग को दिया है तो कई विद्वानों से बात होने के बाद ही दिया, इसके पहले मैंने किसी को नहीं पढ़ाया था ये बात, पर मैंने पढ़ाई नहीं थी, दिमाग में बताई आता थी दीदी आपने बताई थी ये बात, मुझे याद आ रही है। हाँ, तो उस समय बताई होगी, पहले की बात कर रही हूँ, पहले जब 10 साल बताई थी, बिल्कुल बताई। 2010 में पढ़ा, 2010 में पढ़ाई थी। मैं तो तत्वार सूत्र खुद ही नहीं पढ़ी थी, बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, जो अर्थ कर देती थी बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे कर देते थे, ऐसे ही कर देते कितने ग्रंथों का ले लेके बैठते थे। हो गया, अरे 7 बज गए 8 बज गए 8 बज गए 7 नहीं 8 बज गए 8 वही बात, कभी कभी पड़े चलते हैं तो पर्वतों के रंगों में खो गए कभी चलते हैं तो यार वो मतलब समय का पता नहीं रहता। ये रचना वगैरह ऐसी है ही है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। चलिए दीदी उच्चारण करूं, आज बोलना है क्या? हाँ, आज इनका पिताजी का। हाँ, पहले वो बोल रहे कि मैं बोलूं? जी तुम्हारी मर्जी सरता, आपकी मर्जी सरता जी, आप करते आप कर लो। ठीक है जी। हाँ, प्रणाम सभी को, प्रणाम सबको, प्रणाम। हाँ, औपशमिक छायिकौ भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च द्विनवास्ता दशेक विंशति वेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्री त्रिपंच भेदा
सम्यक तो चारित्र सेमा सेमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्यास चतुस चतुस त्रय कई कई कै षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविदोष्ट चतुर्वेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्का संसारिणस्त्वसस्थावरा पृथ्व्युप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा द्विइंद्रियाद्वयस्रषा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि नृत्युपकरणे द्रवेन्द्रियम लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः स मनस्का विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक शम्या विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वाना हारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत समृता सेत्रा मिश्रश्चेकसश्च ध्वनयः जरायुजांडच पोतानाम गर्भः देवनारकाणाम उपपादः शेषाणाम समूर्छनम औदारिक व्यक्रियक हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्य गुणम प्राक तेज सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्वन्ना चतुर्भ्य निरूपभोगमन्त्यम गर्भ समुच्छन च माध्यम औपपादिकम वेक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव नारक समूर्छिणो नपुसंकानि न देवा शेषास्त्रि वेदा औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्तायुष इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोध्यायो नमो नमः। हाँ जी क्या क्या गलती हुई कौन बताएगा? कुसुम जी हैं क्या? क्या क्या गलती की इन्होंने? हाँ बताइए जी। एक तो लास्ट में पर्वता बोले, पवर्त्यायुष है। हाँ पर्वता बोले थे। बोल दियो। ललिता जी मैंने नहीं सुना, मैं दूसरी माला करने लगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सोची आप लोग सुन रहे हैं इसलिए। हाँ जी बताइए। दीदी बताओ। हाँ बताइए। त्रय का योग है ना, त्रय कई कई वाला त्रय त्रय बोला उन्होंने, त्रय कई कई त्रय है, एक ही मात्रा है। और वो शंका नहीं बोला, शंका नहीं। 36 में औदारिक विक्रिय क्या बोला, का नहीं बोला, विक्रिय का हारक। हाँ हाँ बिल्कुल। एक तो तेजस ठीक नहीं बोला, तेजस है, तेजस बोला। दूसरा विसर्ग का उच्चारण तो इनका बहुत ही कम जगह आया, कोई 2-4 जगह विसर्ग का उच्चारण लिए हैं, बाकी जगह इनका विसर्ग का उच्चारण नहीं आया। दूसरा चीज गर्भ समूर्छनज माध्यम, ये बोले हैं गर्भ समूर्छन जमाध्यम जी, मुंह पर पड़ गया है, जैसे तैसे उच्चारण कर लेते हैं हम लोग, बस अक्षरों का उच्चारण करने की आदत है। एक मिनट जी देखिए कहाँ है गर्भ समूर्छन? गर्भ समूर्छनज माध्यम, गर्भ समूर्छनज माध्यम है ना, क्योंकि माँ इधर वाला ही है, लेकिन माँ आना चाहिए, माँ इधर ही, लेकिन उच्चारण नहीं बैठे, तो माध्यम बाद में ले लेते हैं, तो ज तो इधर आएगा ही आएगा ना। गर्भ समूर्छनज 50 नंबर के सूत्र में दीदी, 50 नंबर का जो सूत्र है ना, नारक समूर्छिनो नपुंसकानी है ना, उन्होंने बोला नपुंसका नहीं बोला, नपुंसका नहीं बोला जी। हाँ वो तो इनके मुंह से निकल गया होगा, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दिलाई, वो इनके मुंह में भी देखी शंका नहीं आया था। हाँ नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, हाँ थोड़ा गलती बोले थे, ये तो मैं समझ गई थी कि मुंह से इनके निकल गया होगा, लेकिन विसर्ग का उच्चारण भी बहुत कम आया इनका, कोई 2-4 ही जगह ठीक से। तेज सात नहीं है, ही नहीं, तेज सात है, 2 पाई है, एक पाई। दूसरा अप्रतिघाते है ना, के बाद संयुक्त अक्षर है तो अ पर जोर आएगा, अप्रतिघाते। दीदी
और बहुत जगह क्या होता है, जैसे कषाय, श है ना, षटकोण वाला श है, कसाय कसाय बहुत लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं समाई। ऐसा है ऐसा। ये कषाय और कषाय ये हम लोग अब नहीं सुधरवा सकते सबको, इतनी बड़ी बड़ी उम्र में नहीं जो बता बच्चे रही हूँ, यानी थोड़ा बता सा रही हूँ। तालब श तो लोग ठीक उच्चारण कर लेते हैं, तालब से भी कर लेते हैं, दंत से भी कर लेते हैं। मूर्धन्य स का उच्चारण थोड़ा सा लोगों को नहीं बनता है, बाकी दोनों तालब श और उस स का उच्चारण कर लेते हैं लोग बढ़िया से, तो इसलिए उसके ऊपर तो ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। चलिए अब आगे पढ़िए। प्रणाम जी। मैं तो सच में ठीक पढ़ी। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं तो सच में एकदम ठीक पढ़ी हूँ, मेरी समझ से। प्रणाम जी। और अब मैं बताऊं, जितने लोग अभी तक पढ़े हैं इसमें सबसे ज्यादा गलती आप ही की हुई है। कि मैंने तो विसर्ग तो ऐसे बोला है, सब जगह नहीं बोला है। नहीं बोला, बहुत कम जगह बोला, बहुत कम जगह बोला है, बहुत कम जगह है। विसर्ग तो बोलना ही चाहिए, सुंदरता भी आती है और अच्छा भी लगता है। चलिए एक सूत्र जीजी वापस बोल रही हूँ, देखो। विग्रहवती च संसारिण प्राग चतुर्भ्य, ठीक है क्या? हाँ, विग्रहवती च संसारिण प्राग चतुर्भ्य। थोड़ा सा ह का उच्चारण कम आया था, कम आता है। ह का कम आया था, आपके 2-3 जगह तो आया था, आपका उच्चारण नहीं आया विसर्ग का। हो सकता है करके जितने लोगों से पढ़वाया तो बहुत अच्छा लोग उच्चारण कर रहे हैं, विसर्ग का उच्चारण मजा आ गया सबका सुन के, बहुत अच्छा लोग कर रहे थे। आज आपका थोड़ा सा ठीक नहीं आया। चलिए पढ़िए, किनका है? सुमन जी साहब। हाँ जी प्रणाम जी। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदिक पारिणामिकौ च द्विन्वाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश्चतुश्चतु त्रय कैकैकैक षड्भेदः जी भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनसका मनस्का संसारिणस्थावरः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादय त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निरुत्तपकरणे द्वेन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य एक समय विग्रह एकन दो त्रिन्वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवर्तः सेत्रा मिश्राचेक्षतद्योनय जरा मिश्राचेक्षतद्योनय। फिर बोलिए। सचित शीत संवर्तः सेत्रा मिश्राचेक्षतद्योनय। क्या बोल रहे हैं आप? मिश्राचेक्षतद्योनय। अरे मिश्राश सह कहाँ जाएगा, बीच का चैक ऐसे बोल रहे। मिश्राश बोल रहे हैं ना, मिश्राश चैक सचित क्यों संवर्तः सेत्रा मिश्राश चैक। हाँ जी। ऐसे कोई भी अक्षर का मन हो जिधर ले जाएंगे क्या आप लोग? आप चय को इधर कैसे ले जा रहे हैं? ऐसे थोड़ी अक्षर को जिधर मन होगा उधर ले जाएंगे, इतना उच्चारण गलत हो जाए। मिश्राश चैकशस तद्योनि, हाँ रोज उच्चारण हो रहा है, सब कोई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। सचित शीत विसर्ग का उच्चारण आपने भी ठीक नहीं किया, किनारे तो आ रहा है उसका तो कर ले रहे हैं, बीच में जहां भी आया है वहां आपने भी, जैसे पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति यह स्थावरा में बोलते हैं, वनस्पति हमें नहीं बोले, इस तरह से बीच में जो आ रहा है वो विसर्ग आप भी नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पर है सचित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश चैक्षस तद्योनिः। ठीक है, सचित शीत संवृतः सेत्रा
मिश्राश्चैकशत्यद्योन्य जरायुजाण्डस्फोटानां गर्भः देवनार्गणमुत्पादः शेषाणां सम्मोचनम् औदारिक व्यक्तिका हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम तेजस तेजस नहीं तेजस दो पाई है औदारिक ठीक है औदारिक वैक्रिका हरक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्त तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि रोज इस चीज को कितना समझा। कल भी विजया जी ने इस प्रश्न को उठाया था कि कोई सब उसको हलंत बना देते हैं लास्ट वाले अक्षर को, और नहीं वो भी नहीं, क्या नाम है, सविता जी भी ठीक नहीं बोली थी। सर्वस्य पूरा यह बोलिए ना, पूरा यह सर्वस्य अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरूप भोग मन्त्यं गर्भ समोचनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं क्रम औपपादिकं वैक्रियक्रम लब्धि प्रत्ययं च तेजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयुक्त संयुक्त नारक समोचिनो नपुंसकानि न देवा शेषास्ति वेदा औपपादिक जन्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न प्रवर्त्याउष इति तत्वादिक में मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। आज पहला अध्याय कौन पढ़ेंगे? दीदी इन्होंने वैक्रियम बोल दिया। वैक्रिय का हारक बोला था जी। वैक्रियकम इसमें ऐसे ही है मेरी किताब में। फिर से बोल के बता दीजिए दीदी को फिर से बोल के बता दीजिए। यह मैं छोटी की मात्रा बोलो साथ में। औपपादिकम वैक्रियक्रम। हाँ क्रम नहीं है ना, वैक्रियक्रम क्रम नहीं है, कम है, कम। तो इसमें छपा हुआ दीदी सर्वार सिद्धि में क्रम छपा हुआ है। हाँ नहीं छपा होगा, गलत सर्वार सिद्धि वाली है ना, इसमें लास्ट में क्रम छपा था तो मैंने इससे देख के बोला, मैं सोची इसमें ज्यादा शुद्ध है, इसमें क्रम छपा हुआ है। क्रम है मेरे ना, तो गलत है। औपपादिकम वैक्रियक्रम वैक्रियक्रम छपा हुआ है इसमें, क्रम लिखा हुआ है पेज नंबर 378। नहीं गलत है, चलिए ठीक है, वो गलत है, उसको अपने को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ वही मैं सोची, लेकिन मैं सोची इसमें शुद्ध होगा बोल के मैं वैक्रियक्रम पढ़ी, वैक्रियकम। कुछ चीजें तो आप लोग अगर तत्वार सूत्र का पाठ करती आ रही हैं बहुत दिनों से, तो कुछ चीज तो मुंह पर बैठ जाती, तो गलती पकड़ा जाती है स्वयं में, क्योंकि क्रम तो कहीं भी नहीं है इसमें, कैसे छप हाँ वैक्रियकम ही है, क्रम नहीं होता है, कम नहीं होता, रोज पाठ करते आ रहे हैं ना अपन लोग। हाँ लेकिन अब इसमें था तो मैंने इसको देख के पढ़ा था ना। छपने में मिस्टेक हो जाती है, इसमें तो ग्रंथ में ऐसे ही बहुत मिस्टेक है। चलिए पहला अध्याय कौन पढ़ेंगे आज? एक आदमी जो नहीं पढ़े। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, जो नहीं पढ़े मैं नहीं पढ़ी। पढ़िए, कोई भी एक आदमी पढ़िए। हाँ प्रणाम दीदी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वा श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रव बंध सवर निजरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः प्रमाण नयैर्धिगम। जयश्री जी बहुत सारी कर्मकांड जी कर देते हैं, तो आप तो अच्छे ज्ञानी में से हैं। हाँ। नाम स्थापना ना द्रव्य भाव तन्यासः प्रमाण नयैर्धिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत
मतिः स्मृतिः संज्ञा कहाँ है? चिंता अभी। हाँ, मन्यता कहाँ है? मन्यता कहाँ है? प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यता, प्रत्यक्ष मतिः नहीं, स्मृतिः संज्ञा, प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ, प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष है मतिः नहीं, स्मृतिः, प्रत्यक्ष है नहीं, प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, हाँ, प्रत्यक्ष मन्यत, हाँ, मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रह्या वाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतान्त ध्रुवाणा सीतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यैव ग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्व द्वैने द्वादश 19 फिर से बोलिए। क्या 19 फिर से बोलिए। न चक्षुर निन्द्रियाभ्याम श्रुतम मतिपूर्व द्वैने द्वादश भेदम भव प्रत्ययोर वधीर देवनारकाणाम क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम रुजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्ध्यै प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मन पर्ययो मति श्रुत योनिर्बंधो द्रव्य स्व सर्व पर्यायेषु रूपीष्व वदे। निर्बंधो कहाँ है? निर्बंधो तो नहीं है। मति श्रुतयोर निर्बंधो, हाँ, निर्बंधो कहाँ है? मति श्रुतयोर निबंधो, मति श्रुतयोर निबंधो, हाँ, द्रव्येस्व सर्व पर्याय, द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु रूपीस्व वदेः तदंत भागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सत्सतो रवि शेषात् ठीक से बोलिए। सदसतो रवि शेषात् यदृच्छोप लब्धेरुन्मत्वतः नैगम संग्रह व्यवहार ऋन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द संभिरूढैवं भूतानयाः इति तत्त्वशास्त्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। 32 वाला सूत्र तो सब लगता है ना, सद सतोर, ऐसे सद सतोर लोग बोलते हैं। कितना गलत होता है ये सद सतोर विशेष, पता नहीं क्यों सभी कोई गलत बोलते हैं। सबके मुंह पे पड़ चुका है तो वो ठीक होना मुश्किल हो रहा है। दीदी इन्होंने तदंत भागे बोला, तदनंत भागे, सतो रवि विशेषाद्य वृक्षोपलब्धैरुन्मत्वत् नहीं। चलिए जिनवानी स्तुति करें। कौन कर रहे हैं? श्वास श्वास में तुझे बसाए है जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए है जिनवाणी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हैं जिनवाणी माँ। ज्ञान सूर्य सम निर्मल बनता तेरी वाणी से, चारित चंदा सा उज्जवल हो तेरी वाणी से। अखिल विश्व कल्याणकारिणी आगम वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हैं जिनवाणी माँ। ग्वाला को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ, ग्रंथ सिखा निर्ग्रंथ बना अरिहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना मोक्षदायिनी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। तेरे
अमृत अक्षर माता अक्षय पद दाता, तेरे पद हर आपद हरते है शिव पद दाता। ओम नमः अरहम सिखलाती अरदवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए जिनवाणी माँ। अहो भारती सरस्वती माँ, अहो भारती सारवती माँ सरस्वती माता, वीर हिमाचल से निकली हो ज्ञान सलिल दाता। पाप ताप संताप हारिणी जग कल्याणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। बोले तो आस्था जिनवाणी माता की जय। नमोकार।